हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 7 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप देन दे कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उस ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑन द सेम डे आंसर्स भी मिल जाएंगे। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है सूमी। अब ये जो सूमी है ये एक सिटी है यूक्रेन में। तो नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटी है सूमी, जो कि रशियन बॉर्डर के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर वेस्टर्न फ्रंट देखा जाए। तो आपको बस सूमी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, बाकी यहाँ पर लोकेशन जो है वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ है। अब यहाँ पर यूक्रेन की डिमांड नेटो से ये है कि यूक्रेन को आप नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो। अब नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने से क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट आएगा तो नेटो जो है उसको शूट डाउन कर सकता है। अब नेटो इसीलिए नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाए और ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो इन्फोर्सिंग अ नो फ्लाई जोन कुड मीन शूटिंग डाउन रशियन एयरक्राफ्ट विच नेटो फियर्स कुड ट्रिगर अ फुल फ्लेज्ड वॉर। और इसीलिए यहाँ पर जो नेटो है वो अभी तक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ऑपरेशन गंगा आपको पता है कि यूक्रेन में जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं उनको निकाल कर लाया जा रहा है, तो वही है ऑपरेशन गंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे रिलेटेड है। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक अथॉरिटी होती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि यहाँ पर एम्पावर्ड है टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इसके अलावा कोई यहाँ पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है या तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो यहाँ पर पेनल्टी लगाई जा सकती है फॉर मिसलीडिंग एड्स मे एक्सटेंड टू ₹10 लाख एंड प्रोहिबिशन फ्रॉम मेकिंग एंडोर्समेंट कि 3 साल तक आप कोई एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर 10 लाख की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अभी हम यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2019 में आया था। उससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी था। तो हम यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है उसके प्रोविजंस डिस्कस करेंगे एंड वंस एंड फॉर ऑल ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है उसके क्या प्रोविजंस है। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है, तो कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवील्स अ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। तो कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पर गुड्स लेता है या तो किसी सर्विसेज को यहाँ पर अवेल करता है तो वो यहाँ पर कंज्यूमर है। इसमें कंज्यूमर में उस पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो कि यहाँ पर कोई गुड ले रहा है फॉर रीसेल और अ गुड और सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस, तो उसको यहाँ पर कंज्यूमर नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल और अ गुड और सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई कार ले रही हूँ और उसके बाद मुझे इस कार को रीसेल करना है तो मैं यहाँ पर कंज्यूमर नहीं कंसिडर कहलाई जाऊँगी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इट कवर्स ट्रांजैक्शन। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये सारे ही ट्रांजैक्शन को कवर करता है, भले ही वो ऑफलाइन मोड से हों या तो वो ऑनलाइन मोड से हों। 6 कंज्यूमर राइट्स को इसमें डिफाइन किया गया एक्ट में। पहला राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो यहाँ पर 6 राइट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो मैंने आपको जो न्यूज़ पढ़ाई वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से ही रिलेटेड है। अब जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सेटअप करेगी टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। इंक्रीज्ड कॉम्पनसेशन। अब यहाँ पर जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो पेनल्टी लगा सकती है मैन्युफैक्चरर के ऊपर या इंडोर्सर के ऊपर 10 लाख की, अगर वो यहाँ पर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और जो अपील्स होंगी वो यहाँ पर जो फाइनल अपील होगी वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई करेगी। जो डिस्ट्रिक्ट सीडीआरसी की अपील होगी वो यहाँ पर स्टेट सीडीआरसी सुनेगा, और यहाँ पर जो स्टेट सीडीआरसी की अपील होगी वो यहाँ पर नेशनल सीडीआरसी के सामने होगी, और जो फाइनल अपील होगी वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। अब जूरिसडिक्शन क्या है सीडीआरसीज का देख लेते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट सीडीआरसी है वो यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर 1 करोड़ तक की है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सीडीआरसी उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगा। जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की है लेकिन 10 करोड़ से कम की है तो वहाँ पर स्टेट सीडीआरसी उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगा, और जहाँ पर वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा की तो वहाँ पर नेशनल सीडीआरसी उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी। जो मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कि उसके प्रोडक्ट्स की वजह से यहाँ पर कंज्यूमर को कोई इंजरी हो जाती है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचता है या तो किसी सर्विसेज में डिफिशियंसी है, तो इसके लिए जो लायबल होगा वो होगा मैन्युफैक्चरर या तो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर। तो आई होप आपको सारे प्रोविजंस क्लियर हो गए हों।
प्रीलिम्स के लिए आपको बस कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कि CDRC की क्या लिमिट है, डिस्ट्रिक्ट CDRC की, इसके अलावा नेशनल CDRC की क्या लिमिट है, फाइनल यहाँ पर जो अपील है किसके पास है, और आपको यहाँ पर कुछ प्रोविजंस याद रखने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। UAPA के बारे में हम एक बार डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक केस स्टडी है, इसे हम डिस्कस करेंगे जिसे आप किसी भी एग्जाम में कोट कर सकते हैं। इन अहमदाबाद मॉडिफाइड सिटी बसेस ऑफर इम्पोवरिश्ड चिल्ड्रन अ रोड टू लर्निंग। अब ये आपको बस दिख रही है, इस बस को एक मोबाइल एजुकेशन की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो द येलो बस इज़ द सिग्नल स्कूल, एन इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड विद सपोर्ट फ्रॉम द गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो GSLSA के सपोर्ट से ये सिग्नल स्कूल की स्कीम चलाई गई है। तो सिग्नल स्कीम जो है वो संडे को लॉन्च की गई। अब इस सिग्नल स्कीम में है क्या, बेसिकली ये जो कुछ बसेज हैं, इन बसेस को यहाँ पर एजुकेशन सेंटर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो विद द मोटो भिक्षा नहीं शिक्षा, द स्कीम हैड स्टार्टेड विद 10 डिस्कार्डेड अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस बसेस स्पेशली कन्वर्टेड इनटू मोबाइल स्कूल। तो यहाँ पर जो डिस्कार्ड बसेज उनका यूज़ किया जा रहा है और उनको यहाँ पर मोबाइल स्कूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, और जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स के आसपास बच्चे होते हैं उनको इसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इन बसेज में मिड डे मील स्कीम पर प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी यहाँ पर म्यूनिसिपल स्कूल में जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो इस स्कीम के तहत यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं, सिग्नल स्कूल रन आउट ऑफ ए मॉडिफाइड सिटी बस। आगे हम चलते हैं। ये हम इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो रशिया क्लेम करता है कि नेटो जो है उनके बॉर्डर्स तक आ गया है और जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट है, लेकिन नेटो एक डिफेंस अलायंस है, ये ऑफेंस अलायंस नहीं है कि खुद से ऑफेंस नहीं करेगी। अगर कोई अटैक करेगा उसके बाद ये लोग अटैक करते हैं, तो नेटो एक डिफेंस अलायंस है। इसके अलावा अभी जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस क्या हैं जिनके ऊपर फोकस की ज़रूरत है? क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी रिडक्शन। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इस सेंचुरी में भी वॉर देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब जो कंट्रीज़ है वो ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करेंगी? मिलिट्री के ऊपर, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर साइड लाइन हो जाएंगी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि UN में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब UN में रिफॉर्म्स की इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रशिया को कंडेम किया जाना था UNSC में, लेकिन रशिया ने क्या किया, उस प्रपोजल को वीटो ही कर दिया। तो यहाँ पर बहुत बार जो रिफॉर्म्स है वो स्टॉल हो जाते हैं, और रिफॉर्म्स स्टॉल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास यहाँ पर वीटो की पावर है। तो यहाँ पर UN में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो करंट स्ट्रक्चर है वो करंट रियलिटीज़ को नहीं दिखाता है। जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद UN बनी थी जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे, तो अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंटर है जो कि यहाँ पर परमानेंट मेंबर में होना चाहिए UN में, लेकिन जो इंडिया है वो UNSC में अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपको G4 का ग्रुप पता होगा जिसमें जर्मनी है, ब्राज़ील है, जापान है, इंडिया है, जो कि यहाँ पर एक दूसरे की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए UN में। अब UN में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी। इसके अलावा UN बहुत ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 5 कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर वीटो पावर दे दी गई है, जिसकी वजह से जो रिफॉर्म्स है वो स्टॉल हो जाते हैं। इसके अलावा जो UN है वो कहीं पर भी, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी वो यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग पीस लेकर आ पाया, तो वो कहीं नहीं लेकर आ पाया है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में भी, जैसे कि सोमालिया, बॉस्निया, वहाँ पर UN पीस कीपिंग फोर्सेस ने इंटरवीन किया, लेकिन उसके बाद ही जैसे ही UN पीस कीपिंग फोर्सेस विड्रॉ करते हैं तो वापस से वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ट्राइब्स के बीच का जो भी इशू है वो जब तक आप रूट कॉज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, UN पीस कीपिंग फोर्सेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब रिफॉर्म्स में एक तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेड है और यहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनका तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेड है उसमें यूरोप का रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। ऑटोक्रेट्स एंड ऑयल। अब यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो कौन से 3 लोग डिटरमाइन करते हैं? तो एक तो हो गए मोहम्मद बिन सलमान, दूसरे हो गए यहाँ पर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, और तीसरे हो गए यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन। अब बेसिकली 2020 में कोविड के टाइम जो ऑयल की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन उसके बाद भी सऊदी क्या कर रहा था, प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से फ्री फॉल प्राइस देखने को मिल गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से क्या होता है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। दूसरी बात, जैसे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वापस यहाँ पर ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ने लग गया है। अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है? तो पहला ये कि हमें इन वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमें अपना बजट ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि ऐसी वॉलेटिलिटी हो सकती है। दूसरी बात, हमें अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को
सेफगार्ड स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स रखने चाहिए ताकि ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हों। तीसरी बात, हमें तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ वापस से कन्वर्सेशन रिवाइव करनी चाहिए टू मेक अ ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन। तो हमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है फॉर द सप्लाई चेन कंपोनेंट। जैसे कि हमें मिनरल्स कंपोनेंट चाहिए होते हैं, अगर हम यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है कि वोलाटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमें अपनी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को मेंटेन करना है, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को मेंटेन करना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम क्लीन एनर्जी के ऊपर ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है फॉर द मिनरल्स वो हमें कम करनी है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ जो ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन की कॉन्वर्सेशंस उसको वापस से रिवाइव करना है। बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था तो हम कोई भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। द लेसन्स दैट काउंट, अभी एजुकेशन के ऊपर है कि 2 साल तक स्कूल बंद रहे, तो अब यहाँ पर स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्लासरूम एक सेफ और नॉन थ्रेटनिंग स्पेस बनाना चाहिए ताकि जो चिल्ड्रन है वो अपनी एंजाइटी को शेड कर सकें, स्ट्रेस को छोड़ सकें और जो भी आइसोलेशन उससे बाहर आ सके। अब इमीडिएट इम्पेरेटिव क्या होना चाहिए कि लर्निंग गैप्स को एड्रेस किया जाए। अब लर्निंग गैप्स को एड्रेस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ई कंटेंट है वो बहुत ही कम बच्चों को अवेलेबल हो पाया, क्योंकि 12% ही ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और 24% ही ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं और ज़्यादातर पूरा हाउस होल्ड्स के पास यहाँ पर टीवी भी नहीं है। तो जिसकी वजह से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है। तो उस डिजिटल डिवाइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 साल तक क्या करना चाहिए, बच्चों को यहाँ पर बेसिक स्किल्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, फाउंडेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, न्यूमरेसी स्किल्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, ब्रिज लर्निंग गैप्स प्रोग्राम शुरू कर दे। और यहाँ पर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम देखो तो वो रोट लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो उससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। रोट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना और यहाँ पर बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट टू इम्प्रूव क्वालिटी इज़ अ फोकस ऑन मीनिंगफुल लर्निंग। अब ये माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पर जो एजुकेटर होता है वो यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अब ये स्टैंड कैसे चेंज होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज एक्वायर कॉम्प्लेक्स एंड नुआंस लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीडे एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर चिल्ड्रन होते हैं जो लो इनकम फैमिलीज जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो आसपास के बच्चों से, इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कन्वेंशनल थिंकिंग क्या अज्यूम करती है, जो एजुकेटर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो चिल्ड्रन है वो एम्पटी माइंड है और यहाँ पर वो सिर्फ पैसिव रिसेप्टर्स है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लो इनकम हाउस होल्ड के चिल्ड्रन होते हैं उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत कुछ अपने सराउंडिंग से ही सीख लेते हैं। तो वन वे टू अचीव दिस वुड बी फॉर ईच स्कूल टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रॉन्ग लोकल एलिमेंट्स विद अ कॉमन करिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर करिकुलम रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पेडागोजिक प्रैक्टिसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड थिंग इज़ जो पेरेंट्स हैं, अगर यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए वो बच्चों की पढ़ाई से खुद को भी दूर रखते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिल्ली हो सकता है, केरला हो सकता है, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो चिल्ड्रन विल अटेंड स्कूल्स एंड पार्टिसिपेट हैप्पली इफ अलॉन्ग साइड द रेगुलर करिकुलम। यहाँ पर बच्चों को और ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाए और स्कूल लर्निंग को और ज़्यादा फन बनाया जाए। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल स्कूल गवर्नेंस रिफॉर्म, और यहाँ पर टीचर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हमें यहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। आगे हम चलते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द फायर नेक्स्ट टाइम। अब इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स या जो भी कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट में रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स को कॉम्बैट करना है। तो फॉरेस्ट फायर्स को कॉम्बैट करने के लिए जो वहाँ पर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं उनके ऊपर ही हमें अपनी डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो इन कॉम्बैटिंग वाइल्ड फायर्स वी कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू टू इग्नोर द क्रिटिकल रोल ऑफ आवर अलाइज, जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 2021 में जो ब्लेज हुआ था जो कि उड़ीसा में है, इसके अलावा उत्तराखंड डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम ऑफ स्पीशीज़। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस बढ़ानी होगी, क्योंकि उनको जो कंटेक्चुअल लर्निंग है वो अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो उतना एजुकेशन अभी भी हमारे पास नहीं है कि हमें कैसे ये जो ब्लेजिंग है उससे डील करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में तो इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि हम यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ाएंगे और जो कार्बन सिंक्स है लगभग ये 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 को एब्जॉर्व करेंगे। 2030 तक का हमारे टारगेट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे। अगर हम लाइवलीहुड फ्रंट पे देखें तो लगभग 300 मिलियन इंडियंस है जो कि अभी भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर सब्सिस्टेंस एंड जॉब्स अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Given that these tribal and local communities live in forest
or on their fringes in the blame that follows the blaze. Those who have the least power and voice are often cast as the villains. अगर आप नॉर्मल देखो तो फॉरेस्ट फायर होता है तो बेसिकली इनके ऊपर ही ब्लेम डाल दिया जाता है कि ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, इन्होंने कुछ किया होगा जिसकी वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो गई. In Simli Park, for instance, tribal people were on the front line of battling forest fires last year, and as the summer looms, women self-help groups have been clearing the brush and creating fire lines. तो यहाँ पर सिमली पाल में जो women self-help groups हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रशेस को साफ कर रहे हैं, इसके अलावा फायर लाइन्स बना रहे हैं ताकि यहाँ पर फायर ब्लेज ना हो. अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको पता है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो कैसे रीजनरेट करता है, कितने पेस पर रीजनरेट करता है, और उसके अलावा ही वो अपनी नीड्स को ऐसे ही डिटरमाइन करते हैं कि एक बैलेंस मेंटेन रहे. हाउएवर इन इंडिया जो कॉलोनियल माइंडसेट है कि कम्युनिटीज़ को बाहर निकाल देना चाहिए, जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स है फॉरेस्ट में उनको बाहर निकाल देना चाहिए, उसके बाद ही कंजर्वेशन हो सकता है, तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है. दिस मार्जिनलाइजेशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एन एनर्जी पॉवर्टी. तो अगर वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं, ट्रेडिशनल ड्वेलर्स, अगर आप उनको बाहर निकाल दोगे तो बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी सब्सिस्टेंस, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो लोग फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं. यहाँ पर बाइगा और गोंड कम्युनिटी के बारे में बताया गया है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, महुआ ट्रीज़ के आसपास स्मॉल फायर्स लगाते हैं. अब वो फायर्स लगाना इसलिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आता कि वो फायर्स क्यों लगाते हैं, लेकिन वो फायर्स इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको फायर की ज़रूरत होती है उन सीड्स को, ताकि वो क्रैक ओपन हो सके और उसकी वजह से यहाँ पर जर्मिनेशन हो सके. तो गुड फायर ऑफ लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी में रिड्यूस द फ्यूल फॉर लार्जर ब्लेज एंड एड जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स हु सीड्स नीड फायर टू क्रैक ओपन. लेकिन अगर आप कभी आग देखोगे तो आपको समझ नहीं आया होगा कि ये कम्युनिटीज़ क्यों आग लगाते हैं. तो उसका रीज़न ये है कि स्मॉल फायर से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से जर्मिनेशन हो सकता है कुछ सीड्स में. तो बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर जो कंटेक्चुअल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एजुकेशन उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जो हमारा माइंडसेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया गया है. तो हिमाचल प्रदेश हैव सेट अप बिजनेसेस दैट गैदर एंड प्रोसेस हाईली फ्लेमेबल ड्राई चरपाइन निडल्स. तो यहाँ पर जो चेर पाइन निडल्स उनको यूज़ किया जाता है बायो पैलेट्स की तरह, और यहाँ पर कोल को ना जलाकर बायो पैलेट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन एमिशन भी कम होता है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है. फॉरेस्ट फायर्स को कॉम्बैट करने के लिए क्या करना है, तो ये जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स की जो एजुकेशन उसको हमें यूज़ करना है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें यूज़ करना है. आगे हम चलते हैं. सी ऑफ अजोब. तो आपको सी ऑफ अजोब की लोकेशन देखनी है, इसके अलावा आपको आइनियन सी की लोकेशन देखनी है, आपको यहाँ पर एजियन सी की लोकेशन देखनी है, इसके अलावा ब्लैक सी कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, ब्लैक सी को कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, मेडिटेरेनियन सी को कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं. बाकी यहाँ पर जो दो स्ट्रेट हैं जिनको यहाँ पर टर्की कंट्रोल करता है, बॉस्फोरस और डार्डेनल्स, इनकी लोकेशन आप देख लेना क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. आगे हम चलते हैं. ये है नेशनल म्यूजियम जो कि लीव में है, यूक्रेन में ही है ये. एंट्री शेप्तिस्की नेशनल म्यूजियम. तो ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए. बाकी हमने थोड़े दिन पहले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पढ़ा था, वो भी आपको पता होना चाहिए. आगे हम चलते हैं. हाउ मेनी टाइगर्स आर टू मैनी. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने टाइगर्स टू मैनी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रीच हो चुकी है. अब सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है उसकी कैरिंग कैपेसिटी रीच हो चुकी है. अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो पहला फूड और स्पेस. अब यहाँ पर जो प्रे है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है. अगर प्रे नहीं होगा तो यहाँ पर जो टाइगर्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो वाइल फिजिकल स्पेस एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैव एन ऑब्लिवियस इन्फ्लुएंस ऑन अ रिजर्व कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टाइगर. तो क्या कर सकते हो, प्रे बेस को आर्टिफिशियल बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रे बेस को आर्टिफिशियल बढ़ाना ठीक नहीं है. इसके अलावा आप कॉरिडोर क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पर जो टाइगर्स हैं उनको दूसरे एरिया में डिस्पर्स किया जा सके. अब यहाँ पर बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं जैसे कि कॉर्बेट, काजीरंगा, नागरहोल, ओरांग, रणथंभौर, राजाजी, बांदीपुर, पीलीभीत. तो आपको ये देखना है कि ये टाइगर्स कौन से टाइगर रिजर्व्स कौन से स्टेट में है. तो ये आप देख लेना, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए. रशियाज एलाई बेलारूस एंड इट्स रोल इन यूक्रेन वॉर. अब यहाँ पर जो बेलारूस है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं क्योंकि रशिया ने बेलारूस की टेरिटरी यूज़ की है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए. इसके अलावा जो बेलारूस है, बेलारूस का एक स्टेटस था नॉन न्यूक्लियर स्टेटस. अब बेलारूस ने उस स्टेटस को भी छोड़ दिया है और बेलारूस ने न्यूक्लियर स्टेटस अचीव कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके. तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है और यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर बेलारूस की टेरिटरी यूज़ हो सकती है. तो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए भी यहाँ पर बेलारूस की टेरिटरी को यूज़ किया जा सकता है. अब बेलारूस देखा जाए तो बेलारूस जो है रशिया का एक तरीके का सैटेलाइट स्टेट ही है जिस पर रशिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. तो ऑन February 27 कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम इन बेलारूस अलाउड द कंट्री टू स्क्रैप इट्स नॉन न्यूक्लियर स्टेटस. तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर स्टेटस अब इन्होंने अचीव कर लिया है. नॉन न्यूक्लियर स्टेटस इन्होंने ख़त्म करके अब यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेटस अचीव कर लिया. तो यहाँ पर जो रशिया यूज़ कर सकता है इनके टेरिटरी को न्यूक्लियर अटैक करने के लिए ऑन यूक्रेन. इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया जो बेलारूस है वो यहाँ पर रशिया का सैटेलाइट स्टेट है.
जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिया रशिया में, क्योंकि रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। तो अब यहाँ पर रशिया जो है वो अब यूज़ करेगा चाइनीज़ यूनियन पे कार्ड ऑपरेटर सिस्टम। इसके अलावा रशिया का खुद का कार्ड ऑपरेटर सिस्टम है जो कि है मीर। तो रशिया का खुद का है मीर और चाइनीज़ का क्या है, यूनियन पे कार्ड ऑपरेटर सिस्टम। बाकी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।